नमस्कार, मैं हूं वैभव मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके तहत 1857 के संग्राम में हरियाणा के वीरों की गाथा नाटक मंचन के जरिए प्रस्तुत की गई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपक जलाकर किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री जीपी दलाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 75 साल हमारे देश की आजादी को हो चुके हैं और इस साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है क्योंकि देश की आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे वीरों ने अपनी शहादत दी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में नाटक का मंचन कराया जाएगा। इस नाटक में 1857 की क्रांति में हरियाणा की भूमिका को दर्शाया गया है। ऐसे नाटक युवा पीढ़ी को आजादी की भावना से जोड़ने का काम करते हैं। कि ये जो वर्ष है, जो 75 वर्ष हमारी आजादी को हो गए हैं, अमृत महोत्सव इस रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। और ये अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आज की शाम वीरों के नाम जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो ये याद कराता है हमको अपने देश के इतिहास के बारे में। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया इस देश की आजादी को लेने के लिए। यहां चाहे शक हो, हूण हो, कुषाण हो, मुगल हो, कितने ही हमलावर अपने देश पर लगातार आए, लगातार उन्होंने मुकाबला किया। और विशेष बात यह है कि भले वो सारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उसका मुकाबला ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत की, खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आजादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आजादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आजादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। और ये 1857 की जो क्रांति है, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन सत्य यह है कि मेरठ में जब मंगल पांडे के बारे में जो कहा जा रहा है, उस से पहले ये क्रांति की ज्वाला भले एक छोटे चिंगारी के रूप में शुरू हुई, ये अंबाला से शुरू हुई थी। उससे 9 घंटे पहले अंबाला में चिंगारी शुरू हुई और फिर मेरठ में ज्वाला बनी। उत्तर भारत के अनेक शहरों में अंग्रेजों को एक प्रकार से चने चबाए गए। कोई भी ऐसी युद्ध जो होता है, क्रांति जो होती है, जब देश प्रेम से ओतप्रोत जो लोग होते हैं उनके अंदर एक चिंगारी जब होती है, उसका परिणाम हम ये ना देखें कि वो आजादी मिलने में हमको सफलता नहीं मिली, हमारी हार हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि उस बीज को जब बोया गया तो उसका परिणाम जो है वो जब मिलता है तो उसका भी अपना एक योगदान होता है। लोहे को काटने के लिए लोहार अगर 50 चोट मार करके उस लोहे को काटता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि 50वीं चोट पर लोहा कटा है। पहली चोट का भी असर होता है, दूसरी का भी होता है। उन जो 49 जो चोटें होती हैं, लोहार जो मारता अपने हथौड़े से, उनका अपना महत्व होता है। अगर ये 49 नहीं होती तो 50वीं कभी आती ही नहीं। तो उस क्रांति का ये परिणाम हुआ
कम से कम एक परिणाम सब देखते हैं। उससे पहले अंग्रेज का फुल फ्लेज राज नहीं था यहां। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया का एक्ट पास हुआ इंग्लिश पार्लियामेंट में। उसके बाद उन्होंने यहां व्यापार शुरू किया, और व्यापार शुरू करते करते यहां देश में कुछ इलाकों में कॉलोनीज बना करके धीरे धीरे राज बढ़ाते बढ़ाते 1857 में बहुत बड़े भाग पर ईस्ट इंडिया का राज हो गया था। लेकिन 1857 की उस ताकत को जब अंग्रेज ने देखा तो उन्होंने ईस्ट इंडिया को विड्रा करके फुल फ्लेज, जिसको कहना चाहिए अंग्रेजों का राज उस समय आया। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन था। यहां के देश की ताकत, शक्ति, क्रांतिकारियों का बलिदान, उसमें चाहे राजा नारसिंह का बलिदान रहा हो, चाहे राव तुलाराम का बलिदान रहा हो, कितनी रियासतें उस समय अंग्रेजों का उनके साथ सीधा सीधा युद्ध हुआ। तो मेरा कहना है कि हम जो उस आजादी की राह पर चले लगातार, फिर यहां देश की आजादी के लिए एक नरम दल बना, एक गरम दल बना। महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, अहिंसावाद का आंदोलन। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी शक्ति खड़ी की, और आगे चल करके हरियाणा के नौजवानों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, देश की आजादी प्राप्त की। आजादी के बाद भी इस देश की रक्षा, चाइना का युद्ध हो, रेजांगला का, चाहे 1965 की भारत पाक की लड़ाई हो, 1971 की भारत पाक की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, इन सब में हरियाणा का नौजवान बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा। श्रेय जाता है हरियाणा की जमीन को कि आबादी भले ही हमारी 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा का वीर देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता है। तो इस श्रेय को हम एक प्रकार से इससे गौरवान्वित हैं, इसको हम सैल्यूट करते हैं। और मैं समझता हूं आज का ये जो 1857 की क्रांति का ये नाटक, ये एक नए स्वरूप में बनाया गया है, और जिसका जो स्वरूप खड़ा किया है हमारे निर्देशक चाइनीज गिल के द्वारा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा समेत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू से कहा कि हर अंत्योदय ग्रामोदय मेले में कौशल विश्वविद्यालय के 10 कर्मचारी अपने स्टॉल लगाकर स्किल्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे अपने कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि जो भी प्रशिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से संबंध है, उन्हीं में स्किलिंग या ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थियों को भेजा जाए। इसके अलावा जिन ट्रेनिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को भेजा जाता है, उनका डेटा भी रखा जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में बाकायदा सेल बनाए जाएं, जो इन सभी गतिविधियों पर नजर रखें। उन्होंने कुलपति को सभी स्किलिंग कोर्सों की पूरी डिटेल देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को समय की मांग के रूप कौशल से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2018 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। इसका ट्रांजिट कार्यालय गुरुग्राम में, जबकि स्थायी परिसर जिला पलवल के दुधौला में बन रहा है। विश्वविद्यालय की प्लानिंग को 3 चरणों में बांटा गया है। इसके निर्माण कार्य को 6 पैकेज में विभाजित किया गया है, और शैक्षणिक खंडों का लगभग 68% काम पूरा हो गया है। यह विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोपाष्टमी के शुभ मौके पर पिंजौर के कामधेनु गौशाला सेवा सदन पहुंचे। उन्होंने गौशाला की अर्कशाला का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गौशाला के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देसी गायों के दूध में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। गाय के गोबर में अवशेषों से बने जैविक उत्पादों में काफी संभावनाएं हैं, जो वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा भी समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि जैविक डीएपी में भारतीय कृषि प्रणाली में क्रांति लाने की क्षमता है। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं और गायों की दशा सुधारने के लिए अथक प्रयास किए।
गो तस्करी रोकने के लिए 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गायों के खिलाफ गंभीर अपराध में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जिला टास्क फोर्स कमेटियों का भी गठन किया गया है। गौशालाओं की परिचालन लागत को कम करने के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल में छूट दी गई है। हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र के सालाना बजट को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए से 50 करोड़ किया गया, जिसमें 30 करोड़ रुपए चारे के लिए और 20 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग किए गए हैं। नई गौशाला खोलने के लिए दीर्घकालीन पट्टे का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कामधेनु गौशाला सेवा सदन पिंजौर को 21 लाख रुपए और सांसद रतनलाल कटारिया ने 11 लाख रुपए का योगदान दिया। गौ के प्रति हमारी श्रद्धा है, गौ को माता मानते हैं। कुछ कारणों से गौ का जो उपयोग है लोगों ने उसको कम कर दिया, क्योंकि पहले प्राचीन समय से ही गौवंश को किसान अपने जो बैल है इसके रूप में उपयोग करता था, अपनी खेती भी करता था, सब काम में उपयोग करता था। लेकिन मशीनीकरण के कारण से गौवंश का वो उपयोग खत्म हुआ। बाद में केवल दूध इसके ऊपर निर्भर रहना पड़ा। किन्हीं कारणों से उसकी जो उपयोगिता है आर्थिक तौर पर भी अगर समझें तो भी उसकी कम जो हुई। अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश में गौशालाएं बहुत हैं, सारे देश में हैं। गौशालाओं के माध्यम से फिर हमने गौ सेवा आयोग बनाया, गौ सेवा आयोग के माध्यम से अब इसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए। खास करके गौ का दूध, A2 दूध, ये बहुत एक अमृत जैसा दूध है, ये स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है, इसके प्रचार करने की आवश्यकता है। फिर गौ का मूत्र, गोबर, इन सब चीज़ों का भी उपयोग, खास करके जो खाद की बात आपने कही, अब DAP की जगह हम गोबर का एक उसको प्रशिक्षित करके और उसके खाद का जो उपयोग करेंगे। DAP खाद समेत कई मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री JP दलाल ने बैठक की, जिसमें सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान सीएम ने बिना परेशानी किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में किसानों को प्राकृतिक खाद देने पर जोर दिया गया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि मंत्री JP दलाल के साथ बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त जुड़े। बैठक के दौरान DAP खाद समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खाद देने पर जोर दिया गया, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री JP दलाल ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों से कहा है कि वो किसानों को बिना दिक्कत खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही सभी जिला उपायुक्तों को औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। खाद की कोई किल्लत ना हो, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रशासनिक सचिव और सभी जिलों के उपायुक्त उनकी मीटिंग ली। लगभग 2 घंटा ये मीटिंग हुई और इसमें मुख्य मुद्दे थे, उन पे हर जगह हर जिले से रिव्यू लिया गया। खासकर इसमें आजकल जो ज्वलंत मुद्दा है DAP की उपलब्धता का, कि किसानों को DAP उपलब्ध हो, कालाबाजारी ना हो और सख्ती से जो DAP बांटने वाले डीलर हैं उनकी जांच हो। और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो भी सरप्राइज चेक करें, जिससे किसान को DAP मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि हाल ही में वो केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मिले थे और उन्होंने प्राप्त मात्रा में जल्दी खाद देने का वादा किया है। इस बार जो है, मैं भी 2 दिन पहले मनसुख मांडविया जी जो खाद के मंत्री हैं उनसे मिला था। उन्होंने हमें पर्याप्त मात्रा में इस महीने में खाद देने का वायदा किया है। 16 कंटेनर अगले 5 दिन में 16 रैक ट्रेन के, जिसमें लगभग 40,000 मीट्रिक टन से
ज़्यादा 8 लाख बोरियों से ज़्यादा खाद आएगी, वो 15 तारीख तक आ जाएंगी और 15 के बाद 30 तक 16 कंटेनर और आ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल जितनी खाद बेची गई थी, इस साल उतनी खाद प्रदेश में हम दे चुके हैं। हरियाणा में खाद की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। 1 दिन या 2 दिन का विलंब हो सकता है, लेकिन 1 एकड़ जमीन भी बिना खाद के नहीं रहेगी। आज तक जितना खाद पिछले साल में डीएपी का किसानों के लिए बिका था, उससे ज़्यादा खाद हम दे चुके हैं। लेकिन जितनी किसान जरूरत समझेंगे वो खाद हम उपलब्ध कराएंगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, होर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि जो अगर जरूरत ज़्यादा खाद की पड़ेगी, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्री से और अतिरिक्त खाद भी वो बात करके ले आएंगे। खाद की उपलब्धता में मैं पहले भी किसान भाइयों को बता चुका हूँ कि इतना ही हो सकता है कि 1 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 एकड़ भी बिजाई खाद की कमी की वजह से रह जाए। वो हम नहीं रहने देंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बैठक में जल भराव को लेकर भी जिला उपायुक्तों से चर्चा की है। जहां जल भराव है वहां तुरंत जल निकासी के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बिजाई का समय नजदीक आ गया है। जल भराव के लिए क्योंकि बिजाई का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, सभी जिलों में कुछ जमीन में अभी भी जल भराव की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास थी। उपायुक्त महोदय को सख्त निर्देश दिए हैं कि तुरंत पानी का निकासी करके जल को बाहर निकाल करके और जमीन को बिजाई के लिए तैयार करवाएं। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान किसानों को प्राकृतिक खाद देने पर जोर दिया गया और इसके लिए गाय के गोबर से प्राकृतिक खाद बनाने के लिए टेस्टिंग चल रही है, जिससे देश को लाभ होगा और खाद रूपी जहर से आजादी मिलेगी। डीएपी का सब्स्टिट्यूट है, रासायनिक खाद का सब्स्टिट्यूट जो है प्राकृतिक गोबर से जो खाद डीएपी बनती है, उसकी टेस्टिंग भी कर चुके हैं, बना भी चुके हैं। और अगर ये लोग इसको कामयाब कर देते हैं तो सारी गोवंश का खाने पीने रहने की व्यवस्था अकेले उसके गोबर से जो खाद बन सकती है उससे पूरी हो सकती है। और हरियाणा में अकेले में लगभग 1 करोड़ डीएपी की बैग की जरूरत होती है और हमारे यहाँ 600 से ज़्यादा गौशालाएँ हैं। उसमें जो गोबर उपलब्ध है उससे दुगना जो है डीएपी का सब्स्टिट्यूट परॉम फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर वो बनाया जा सकती है। इससे देश को बहुत लाभ होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, ऑर्गेनिक खेती होगी और ये जहर जो हम खाते हैं, कैंसर की बीमारी फैलती है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है, उससे मुक्ति मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम काफी बढ़ गए थे, इसलिए निजी कंपनियों ने आयात कम किया। इस बार हरियाणा में डीएपी का ओपनिंग स्टॉक कम था, लेकिन हम केंद्र सरकार से इस बार ज्यादा डीएपी खाद लेकर आए हैं। देखिए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के भाव पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कोविड-19 की वजह से तरह तरह की प्रोडक्शन की समस्याएं भी आई। हमारा डीएपी 70% तो बाहर से इंपोर्ट होता है और जो देश में बनता है उसका भी सारा रॉ मटेरियल, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है। और इसके भाव बढ़ने की वजह से जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने आयात कम किया था और हरियाणा में डीएपी का जो ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर को, वो पहले की बजाय कम था। हालांकि अक्टूबर के महीने में पिछले साल से ज़्यादा डीएपी भारत सरकार से हम लेके आए। नवंबर के भी 10 तारीख तक पिछले साल से हम ज़्यादा दे के आए
और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जितनी आज की तारीख तक डीएपी किसानों ने पिछले साल प्रयोग में ली थी, उससे ज्यादा डीएपी हमारे पास आ चुकी है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जरूरत के मुताबिक ही किसान डीएपी खरीदें। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन का भी रिव्यू किया और सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। उधर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने महम में चीनी मिल के नए पेराई सेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह खुशी का मौका है क्योंकि साल भर फसल की सेवा करने के बाद फसल की बिक्री का मौका आया है। इसके साथ ही उन्होंने महम में पेराई सत्र की शुरुआत के मौके पर गन्ना किसानों को बधाई भी दी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने महम में सहकारी चीनी मिल्स के नए पिराई सत्र की शुरुआत हवन यज्ञ कर की। इस दौरान उन्होंने पिराई के लिए मशीन में गन्ना डालकर सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महम में नए पिराई सत्र की शुरुआत कर दी गई है। इससे पहले वो प्रदेश में 5 चीनी मिलों का शुभारंभ कर चुके हैं। इसी कड़ी में छठी चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ये खुशी का मौका है क्योंकि साल भर फसल की सेवा करने के बाद फसल की बिक्री का मौका आया है। वहीं सहकारिता मंत्री ने किसानों से चीनी मिलों में साफ सुथरा गन्ना पहुंचाने की भी अपील की। उन्होंने महम में पिराई सत्र की शुरुआत के मौके पर गन्ना किसानों को बधाई दी। आज महम कोऑपरेटिव शुगर मिल्स का जो पिराई का शुभारंभ हुआ, उसके लिए मैं सबसे पहले तो किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इससे पहले हम 5 शुगर मिल्स का पिराई शुरू कर चुके हैं। आज ये छठी शुगर मिल है जिसका पिराई सीजन शुरू हुआ है और ये किसानों के लिए बहुत खुशी का मौका होता है कि एक साल तक वो अपनी फसल की सेवा करते हैं और आज उनका समय आया है कि उसका उनको मिले। वहीं उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में गन्ने का रेट देश में सबसे ज्यादा है। पंजाब सरकार ने चुनाव के दबाव में गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा में गन्ने के रेट बढ़ा दिए हैं। अब हरियाणा में गन्ने की अगेती किस्म का रेट 362 रुपए और पछेती किस्म का भाव 355 रुपए है। और आगे भी दूसरे राज्य गन्ने का रेट बढ़ाते हैं तो हरियाणा में भी गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा। देखो, गन्ना किसानों के लिए सरकार ने जो गन्ने के रेट अभी बढ़ाए हैं वो पूरे देश के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा हैं और इससे पहले भी हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा थे। लेकिन अभी पंजाब वालों ने चुनाव के दबाव में जो रेट बढ़ाए उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गन्ने के रेट बढ़ाए और आज 365 रुपये अगेती के, 362 रुपये अगेती के और 355 रुपये पछेती के जो हमारे रेट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और आगे भी अगर दूसरे स्टेट रेट बढ़ाते हैं तो हम भी अपने किसानों का रेट गन्ने का बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने बताया कि महम शुगर मिल समेत प्रदेश में 3 मिलों में गुड़ और शक्कर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाने की प्रक्रिया में पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जाएगा और अच्छी क्वालिटी का गुड़ यहां बनाया जाएगा। देखो, पिछली बार हमने फर्स्ट टाइम शुरू किया था और शुरू में जब कोई काम होता है तो छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, लेकिन इस बार उन कमियों को दूर करते हम अच्छी क्वालिटी का गुड़ और शक्कर यहाँ बनाएंगे और अच्छी पैकिंग वगैरह होगी, अट्रैक्टिव पैकिंग होगी और मार्केट में और जैसे भी हमारी हॉस्पिटलिटीज हैं उनमें भी हम गुड़ की सप्लाई करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी शुगर मिलों में एथनॉल का प्लांट लगाया जाएगा जिससे शुगर मिलों का घाटा कम होगा, जिसकी शुरुआत शाहबाद की शुगर मिल से कर दी गई है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 नवंबर को 60 KLPD के एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। देखो, एथनॉल अभी हम हरियाणा में सिर्फ एक शाहबाद मिल में ही 60 KLPD का अभी 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और आगे भी जितने हमारी शुगर मिल हैं इनके अंदर भी हम इथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं ताकि जो हमारी मिलों का जो घाटा है वो उसको पूरा किया जाए और किसानों को उनकी पेमेंट समय पर मिल सके। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा।
महम से जनता टीवी के लिए राजकुमार बड़ाला की रिपोर्ट। उधर हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 77 नई पुलिस चौकियों को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ 7 अन्य पुलिस चौकियों को हरियाणा के अलग अलग जिलों में स्थापित किया जाएगा। वहीं अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में 4 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 77 नई पुलिस चौकियों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। पहले से ही 70 चौकियां बनी बिना इजाजत के चल रही थी, जिन्हें अब स्थायी किया जाएगा और 7 नई पुलिस चौकियों को भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही विज ने बताया इन पुलिस चौकियों के संचालन के लिए 1232 पुलिसकर्मियों के पदों को मंजूरी दी गई है। हरियाणा में 77 नई पुलिस चौकियों को इजाजत दी गई है। 70 इनमें से पहले ही बिना इजाजत के चल रही थी, लेकिन जब इजाजत नहीं होती है तो उसके कर्मचारियों की सैंक्शन भी नहीं होती है। अब मैंने 77 चौकियों को इजाजत दे दी और लगभग 1250 कर्मचारियों की वहां पर पोस्टिंग होगी, उसकी भी सैंक्शन मिल गई है। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि इस साल 22,000 सोलर पंप के लिए आवेदन आए हैं। अभी तक हमने 6,000 सोलर पंप के कनेक्शन दे दिए हैं, 16,000 देने बाकी हैं, जिसका लक्ष्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सोलर पंप के लिए पिछले साल 15,000 आवेदन आए थे, सभी को सोलर पंप दे दिए गए हैं और एक कनेक्शन के लिए सरकार की तरफ से 75% 40% राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है, जिसके तहत 10 हॉर्स पावर तक लोड के लिए ये कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसका लोगों में अच्छा रुझान भी आया है। चलिए, जनता सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।